राजन हबीब ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड दैट वी आर रिकॉर्डिंग विथ यू। और इसमें हम आपसे आपका जो बहुत ही स्टर्लिंग करियर रहा है उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो अब नौजवान हैं जो हिस्सा लेना चाह रहे हैं सिविल सर्विस में और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनसे आपका क्या मशवरा, क्या सलाह होगी। और फिर हम आपकी किताब के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जिस किताब ने ये सारे सिविल सर्विस के अप्रोच को एक बहुत ही ख़ास अंदाज में पेश कर दिया है। तो ये 3 इश्यूज़ पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने ये हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। मैं आप सब लोगों को जो देख रहे हैं उनको बता दूं कि हमारे पास आज एक बहुत अहम शख्सियत है इस एरिया में, सिविल सर्विस में। शायद ही कोई ऐसा सिविल सर्वेंट और सीनियर IAS ऑफिसर होगा जो राजन हबीब ख्वाजा के क्वालिफिकेशंस की एक्सपीरियंस और इंसाइट के मुताबिक हो सकता है। ख्वाजा साहब ने पढ़ाई की हिंदुस्तान के सबसे अच्छे कॉलेज में, सेंट स्टीफेंस। फिर वो चले गए सिविल सर्विस में। अपने पहली अटेम्प्ट में, बहुत कम ऑफिसर ऐसे होते हैं जो उस यंग एज में 22 साल की उम्र में सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं। उसके बाद उन्होंने 38 साल लगाए आंध्र प्रदेश काडर में। उसके बाद 2 बार ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रहे, जो कि बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और इस सारे करियर में राजन ख्वाजा साहब की ख़ास बात ये रही कि एक ऐसा करियर रहा, इतना तवील करियर, जिसमें शायद क्या यकीनन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ख्वाजा साहब का नाम किसी ऐसी न्यूज़ में आया हो या कोई ऐसे संदर्भ में आया हो जहाँ पे उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी एलिजिबिलिटी और उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो उस पर कोई सवाल उठाओ। इंडिया का मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के सबसे ऑनेस्ट, क्रेडिबल और बेहतरीन ऑफिसर जिनको अवार्ड भी मिला, और फिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में डायरेक्टर जनरल की तरह के ओहदे पे भी रहे। और अब राजन ख्वाजा साहब ऑथर हैं। उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। जो किताब अब उन्होंने लिखी है उसका नाम है फ्रॉम एस्पिरेंट टू सिविल सर्विस, और इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो ख्वाजा साहब, पहला सवाल आपसे कि आपका सिविल सर्वेंट बनने की वजह, आपने क्यों सोचा कि आप सिविल सर्वेंट बने? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिरुल्लाह खान, आपने बहुत कुछ कहा, मैं उसके काबिल नहीं हूँ फिर भी, और इस मौके के लिए। देखिए, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है जी, वो, मैं अलीगढ़ को बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश में ओरिजिनली। उसमें पेट्रियाटिज़म और नेशनलिज़म की 200 साल की हमारी फैमिली की हिस्ट्री रही। तो जब मैं कॉलेज में था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री में, तो हमारे सामने यही चॉइसेस थी। अब ये 50 साल पुरानी बात है, और ज़्यादा बल्कि जी, कि क्या करियर के बारे में सोचा जाए। तो आखिरश इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो जाता है तो दिस विल बी ए कंटिन्यूएशन ऑफ अ फैमिली ट्रेडिशन, जिसमें हम नेशन को सर्व करते हैं। और एज एन इंडिविजुअल भी सिविल सर्विसेज में ग्रोथ का बहुत स्कोप होता है। इंसान की क्रिएटिविटी और उसके जो सर्विस में एज ही मूव्स अलोंग जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे अगर वो लर्न करे तो फिर वो और वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करके सोसाइटी को और कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मेरा मुख्तसर में जो सबमिशन है वो ये है कि इट वाज बेसिकली द डिज़ायर टू सर्व द कंट्री एंड द पीपल विच वाज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर। सर, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल, बड़ा कठिन एग्ज़ाम होता है। तो अक्सर लोगों को ये शुबा होता है कि सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो आपकी पेडिग्री के हों, इन्हें 200 साल की हेरिटेज, एक कल्चर जो ख़ानदान में रहा हो। क्या सिविल सर्विस उन लोगों के लिए भी है जो मामूली लोग हैं,
छोटे छोटे घरों से, गांव से, छोटे शहर से आते हैं, छोटे बड़े कॉलेजेस में नहीं पढ़ पाते, क्या उनके लिए भी सिविल सर्विस एक ऑप्शन है? बिल्कुल। देखिए, हर वो शख्स, लड़का हो या लड़की, जिसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जी। वो कल्टीवेट करे। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने से नहीं आता, हाँ। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत है जी। और उसके लिए मेंटरिंग की ज़रूरत है, जिसे मेंटरिंग कहते हैं। आपको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। और अब तो पिछले 20-25 साल से सिविल सर्विसेज में जो लड़के लड़कियां सेलेक्ट हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग बहुत हम्बल और मॉडस्ट बैकग्राउंड से हैं, रूरल एरिया से हैं। और गवर्नमेंट ने पिछले मेरे ख्याल में 20 सालों में बहुत सारी कैटेगरीज भी बना दी हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फिजिकली हैंडीकैप्ड। अभी हाल में मैं किसी एक यंग सरदार जी के बारे में सुन रहा था, उनको थैलेसीमिया था जी। और वो ट्रीटमेंट के बाद उसको ओवरकम करके वो सिलेक्ट हुए। कुछ लोग जो नाबीना हैं उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। तो अब ये जो पुरानी एक ये तरीका था कि नहीं भाई, एक बैकग्राउंड होना चाहिए, चचा है, अब्बा है, कोई आप किसी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, वो अब इतना रेलेवेंट नहीं है। अब जो चीज़ है वो है प्रिपरेशन, जो कि बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो। अटेम्प्ट ही अपने हाथ में है, रिजल्ट तो अपने हाथ में है नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि जितना ब्रॉड बेस होती है सिविल सर्विस, जितने अलग अलग तबकों के लोग आते हैं, उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस बढ़ती है। सर, ये एक और शुबा जो होता है वो ये कि जैसे आम एग्ज़ामों के बारे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन, कि इसके ख़िलाफ़, इसको कम चांस है आने के लिए। अक्सर ये अक़लियतों में ये शुबा होता है कि भाई हम क्यों इतनी मेहनत करें, ये इस एग्ज़ाम में फेयर तो होते नहीं लोग, हमको इंटरव्यू में पीछे कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, जिस वक्त मैंने इम्तिहान लिखा था तो वो 51 साल पुरानी बात है जी। 1975 में। उस वक्त इस किस्म का जहन में कभी ख्याल ही नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। और बहुत फेयर सिस्टम था, मेरिटोक्रेसी थी। पिछले चंद सालों में इस किस्म के कुछ डाउट्स सरफेस हुए हैं। अब ये मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं समझता हूँ आज भी बाय एंड लार्ज सिस्टम फेयर है और डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है एट सर्टेन स्टेजेस। बट जो मेन एग्ज़ाम होता है, 70% मार्क्स तो रिटन एग्ज़ाम के ही होते हैं। मेरे ख्याल में उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता हाँ, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के स्टेज पे अगर कुछ प्रेजुडिस्ड लोग हैं बोर्ड में, वो आपको शायद मार्क डाउन कर पाएँ। लेकिन अक़लियतों के लिए मेरी नाचीज़ राय ये है कि अगर हमें ये लगता है कि हमारे ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन है, तो हमें और कड़ी मेहनत करके उस डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम करके और कामयाब बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। फाइटिंग स्पिरिट। जी। मैं हमेशा से लोगों से कहता रहा हूँ कि अगर आप डिसएडवांटेज समझते हैं अपने को, तो आप उस डिसएडवांटेज को ओवरकम कीजिए बाय पुटिंग इन द एक्स्ट्रा एफर्ट, जो दूसरे लोग नहीं लगा पाते। तो अक़लियतों के लिए ये बहुत अच्छा एक देश की सेवा करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा मौका है। तकरीबन 25-30 सर्विसेज हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस या फॉरेन सर्विस हो। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में किसी वजह से नहीं सक्सीड करते, तो और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री है जी, और स्टेट की सर्विसेज हैं। इन सब के लिए यू कैन ट्राई। सर, बहुत सही कहा आपने। मैं तो आई कैन स्टिक माई नेक आउट एंड थोड़ा और पुरजोर तरीके से कह सकता हूँ कि जहाँ तक इन एग्ज़ामों का सवाल है, ये इतने पुख्ता इंस्टीट्यूशंस हैं कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत ही मुश्किल, यानी ये तो नहीं कह सकती कि नामुमकिन है, लेकिन और हम देख भी रहे हैं कि इन्हीं सालों में जब शक शुबे बढ़ रहे हैं, इसी अरसे में नंबर भी बढ़ रहा है। तो अब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन तेलंगाना के बारे में तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि सवाल ही नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का भी हो। तो इस वजह से ये अक़लियतों के लिए आपने सही कहा
कि फेयर एग्ज़ाम है, 70-80% तो आपके ऊपर है, और इससे अच्छा मौका या इससे अच्छा स्टेटस शायद कोई और एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो सर अब हम चले आपके करियर पे, कि आपका करियर ऐसा रहा कि आम लोगों से बड़ा करियर रहा। लोग 30-35-32 साल सर्व करते हैं, आपने 38 साल सर्व किया, और इन 38 सालों में आपका करियर स्टेट में भी और सेंटर में भी बड़ा एग्जाम्पलरी रहा। तो हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं सिविल सर्वेंट की जो सिविल सर्वेंट को एक पुरअसर और सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बनाती। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप एक अर्ली एज पे सर्विस में आ जाते हैं जी, तो ऑटोमेटिकली आपका टेन्योर लंबा हो जाता है। जी। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा एक बहुत यंग एज में सिलेक्शन हो गया। दूसरा, मैंने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी काम करूँगा, जी हाँ, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में नहीं काम करूँगा। तो उसमें भी मैं खुशकिस्मत रहा, मुझे 5 अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में काम करने का मौका मिला, और 3 बार मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट असाइनमेंट्स किए, और उसमें 15 साल मेरा टोटल टेन्योर है। स्टेट गवर्नमेंट में भी बाकी 23 साल समझे मैं स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ, क्वालिटीज़ जो चाहिए वो तो वही है जो कि ज़िंदगी में अगर कोई इंसान पर्सनल लेवल पे कामयाब होना चाहिए तो पहली चीज़ तो ये है कि हर आदमी को उसकी अपनी एक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जी, एक एथिकल और मॉरल उसका कैरेक्टर होना चाहिए। जी, नहीं तो आप बहाव में रवा हो जाएंगे और बह जाएंगे। तो मैंने हमेशा कोशिश ये की कि जो उसूल जिन बातों को मैं गलत समझता हूँ वो मैं नहीं करूँ, और जिन बातों को मैं सही समझता हूँ मैं उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दूँ और कोशिश करूँ। तो मेरे करियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए। जी, कई बार मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैंने इंक्वायरीज़ भी फेस की जो कि बिल्कुल फॉल्स इंक्वायरीज़ थी। कुछ लोगों ने तोहमतें लगाई कि ये गलत कर रहे हैं, ये करप्ट हैं, तो वो सब मैंने फेस की, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अंदर से कभी टूटा नहीं, क्योंकि मैं क्लियर था कि भाई अगर ऐसा है तो आई वुड प्रेफर टू रिज़ाइन, लेकिन आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली। अब स्ट्रॉन्ग तो आप जब हो सकते हैं अगर आप अपने सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स पे एक्चुअली अमल करें। जी, और डेफिनेटली एडेप्टेबिलिटी सिविल सर्विस में एसेंशियल है। आप ये स्टैंड नहीं ले सकते ब्लैक एंड वाइट, शेड्स होते हैं जी, लेकिन मैं हर एक से कहता था मेरा लक्ष्मण रेखा कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ, और वो ये है कि कुछ चीज़ें हैं इसमें मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, बाकी आई एम विलिंग टू एडजस्ट, बट नॉट ऑन द बेसिक्स। तो बेसिक्स यही थे कि पहली चीज़ इंटेग्रिटी, दूसरी चीज़ कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके लिए आपका ज़मीर आपको इजाज़त ना दे। जी, ये 2 उसूल मैंने कोशिश की, और कामयाबी तो देखिए एक फ्लीटिंग मोमेंट की तरह होती है। जी, इंसान को लगता है मैं बड़ा कामयाब हूँ, अगले लम्हे क्या हो जाए उसको नहीं मालूम। जी हाँ, तो उसको मैंने कभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं, मैंने कभी पब्लिसिटी नहीं की, मैंने कभी अपने को प्रोजेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। जो काम मिला, जो पोस्ट मिली, कोशिश ये की कि ईमानदारी से और मेहनत से और ज़ियानतदारी से उसको अंजाम दिया जाए। तो सिविल सर्विस में ये कहा जाता है कि चाहे तनख्वाहें कम हो, अब जाके थोड़ी ठीक हुई हैं, आपने तो सारी ज़िंदगी बहुत कम तनख्वाह में काम किया, आई नो दैट वेल जी, और बड़े सारे प्रेशर होते हैं हर तरफ से, वो जो बाउंड्री कंडीशंस हम कहते हैं मैनेजमेंट में वो ज़्यादा सख्त होती हैं। तो फिर इसको इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया जाता है? तनख्वाह भी कम है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रेंड भी है एटमॉस्फेयर, लेकिन जो भी सिविल सर्वेंट को आप जैसे मैं देखता हूँ बड़े खुश, बड़े कंटेंटेड और बड़े सेटिस्फाइड होते हैं जब वो अपना करियर ख़त्म करते हैं। ये ऐसा है जैसे आपसे कोई पूछे कि आप क्या फ़ौज में जाना चाहते हैं। हाँ, जी, जी। तो अगर कोई इंसान फ़ौज में जाना चाहता है तो पहली चीज़ उसको शहादत के लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल। और
किस चीज़ के लिए वो शहीद हो रहा है, किस उसूल के लिए, वो भी उसको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो उसको फ़ौज में नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से हमारे वक्त में तो हम लोगों की थिंकिंग ये थी कि हम, आपने बिल्कुल सही फरमाया, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा सुन के, जब 1976 में जुलाई में मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मसूरी एकेडमी में जो पूरा मेस चार्जेस और रूम चार्जेस सब काट के 457 रुपये मेरे हाथ में आए, 457 रुपीज़। आज आपको मजदूर नहीं मिलेगा डेली वेज का, और ये एक IAS ऑफिसर की तनख्वाह 76 में थी पूरे महीने की। लेकिन जैसा आपने फरमाया, वो तनख्वाह इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट था कि जो जज्बा आप में है, और इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क और कौम और ख़ास तौर से जो गरीब तबका है उनकी खिदमत के लिए अगर आपके दिल में जज्बा है तो ये बेस्ट सर्विस है आपके लिए। और अगर वो नहीं है और खुदा न खास्ता आप ऐसी चीज़ों के लिए जाना चाहते हैं कि मैं कुर्सी पे बैठूंगा, मैं तो डोमिनेट करूंगा और मुझे गाड़ी बंगला मिलेगी, लाल बत्ती मिलेगी, और खुदा न खास्ता मैं कुछ पैसे बनाऊंगा गलत तरीके से, तो वो मेरा तरीक़ा ज़िंदगी कभी ना रहा बाय गॉड्स ग्रेस, ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर अगर ऐसा है तो फिर आप सर्विस में आई क्यों। हमारे ज़माने में वो कहा जाता था कि भाई पान की दुकान खोल के बैठ जाओ, इससे ज़्यादा कमा लो। सही बात है जी सर। तो ये जो एक तनकीद होती है कि, और खुसूसन आजकल बहुत होने लगी कि जो बॉस होते हैं सिविल सर्वेंट के, जो उनके ऊपर बैठे होते हैं, उनकी सलाहियतें बड़ी कमज़ोर, पढ़ाई लिखाई शायद ही आधों ने कभी स्कूल देखा हो, और उनके प्रायोरिटीज़ अलग, उनकी कंस्ट्रेंट्स अलग, उनकी चाल, उनके साथ काम करना कितना मुश्किल या कितना आसान? बहुत मुश्किल है अगर आप उसूल परस्त इंसान हैं। जी हाँ। अगर आप उसूल परस्त नहीं है तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। फिर तो यस बॉस, द बॉस इज़ ऑलवेज राइट, ये कल्चर है। लेकिन ये बहुत, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जब हमने सर्विस ज्वाइन की थी ये चीज़ कम थी जी, बल्कि बहुत कम थी। उसकी एक वजह ये थी कि सर्विस की रिस्पेक्ट भी थी, इंटेग्रिटी की वजह से, प्रोफेशनलिज्म की वजह से। हम लोगों में ये जज्बा था कि एक IAS ऑफिसर में और दूसरे ऑफिसर में क्या फ़र्क है, अगर वो ऑफिसर स्टैंड आउट नहीं करता, इसलिए नहीं कि वो एक IAS में, बल्कि इसलिए कि ही इज़ मोर कॉम्पिटेंट, मोर प्रोफेशनल, मोर डेडिकेटेड, मोर हार्ड वर्किंग, मोर एथिकल, मोर ऑनेस्ट। ये जो सवाल है खान साहब, ये बहुत मुश्किल सवाल है जो आपने पूछा है, और इसका कोई मतलब ऑफ द कफ या वन साइज फिट्स ऑल वो नहीं है। ये हर इंडिविजुअल को, जैसा मैंने शुरू में कहा था, चॉइस करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पॉलिटिशियंस, जो मिनिस्टर्स, MLAs, MPs के साथ मेरा तजुर्बा हुआ, मैंने हमेशा ये उसूल फॉलो किया कि मैं अपने बॉस से शुरू में ही कह देता था कि देखिए सर, मैं तो गलत काम नहीं करता हूँ। अब मेरी यहाँ पोस्टिंग हो गई है, आप मिनिस्टर हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों में अच्छे ताल्लुकात रहें, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे, खुशगवार माहौल रहे, तो ठीक है, नहीं तो आप मेरा ट्रांसफ़र करवा दीजिए। वाह। तो एक पीरियड आया मेरे करियर में 1990 और 95 के बीच में, जब 5 साल में मेरे 7 ट्रांसफ़र हुए। लेकिन इसके अलावा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बाय गॉड्स ग्रेस बहुत स्टडी करियर रहा। जी हाँ। किसी भी पोस्ट में मैं 2-2.5 साल से कम नहीं रहा, और अपने बैच में आई वॉज द लीस्ट ट्रांसफर्ड ऑफिसर। लेकिन फिर ये एक फेज़ आया, लेकिन आई डिडंट गिव इन। तो फिर फाइनली मैंने ये फ़ैसला लिया, जब मुझे लगा कि नहीं अब ये माहौल ठीक नहीं है, तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन के लिए अप्लाई किया, और मैं 5 साल के लिए जॉइंट सेक्रेटरी बन के दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला गया। और उससे मुझे बहुत, जैसा आपने कहा, एक अच्छा ब्रेक मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में माहौल अलग होता है, क्योंकि वो ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें आप एक दरिया में कतरे की तरह। स्टेट में आप हमेशा प्रोमिनेंस में रहते हैं, क्योंकि स्टेट में, जैसे आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में
150 से ज़्यादा IAS ऑफिसर नहीं है। नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एट एनी गिवन टाइम 1000-1500 रहेंगे, जी हाँ। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ सर, तो जब ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, तो एक चीज़ जो हमने पढ़ा है, आपसे भी कई बार सुना, जो अच्छे ऑफिसर का और ऑनेस्ट ऑफिसर का साथ देता है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपसे थोड़ा सा, क्योंकि आपका मुतालिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी सर्विस के बारे में, शायद उससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो और कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत, हम आपसे ये सुनना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, सिविल सर्वेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बचा के रखता है हमारी सर्विस को, हमारी इंटेग्रिटी को, हमारे मुल्क को। इसमें 3 लेयर्स हैं। जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो बेसिक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद गवर्नमेंट में रूल्स ऑफ बिजनेस बनते हैं। जी हाँ सर। वो भी कोडिफाइड है, और उनको अगर अमेंड करना है तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कहलाती है। और तीसरा है जुडिशरी। जी। तो अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको इम्प्लिकेट गलत तरीके से किया जा रहा है, तो फिर आपके पास जुडिशरी का एक ऑप्शन है। और रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो बहुत एक्सप्लिसिट होते हैं। जहां उसमें डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, वो डिस्क्रिशनरी पावर्स मिनिस्टर भी एक्सरसाइज कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन जहां डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है, एक रूल है कि भाई ये दिस इज लेड डाउन, इट हैज़ टू बी फॉलोड, तो उसमें चॉइस नहीं होती। तो मेरे साथ कई बार ऐसी सिचुएशंस आई जब मेरे बॉसेस ने कहा कि नहीं वो तो ठीक है, मगर इसको यूं कर दीजिए। तो मैंने कहा कि देखिए साहब, मैं ये यहाँ तक वो शेड ऑफ ग्रे तो कर सकता हूँ, इसके बियॉन्ड मैं नहीं जाऊँगा। अब ये चॉइस आपकी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपसे कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, फिर आप मुझे लिख के दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन सिविल सर्वेंट के लिए यह है कि कोई भी ओरल इंस्ट्रक्शंस अगर आपका बॉस आपको दे, तो दे शुड बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द बॉस। अच्छा। और फिर उस बेसिस पे आपको वो अपॉर्चुनिटी होती है टू रिफ्यूज इन राइटिंग दैट, जो भी आप रीजंस, इट हैज़ टू बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। आपको ये देखना है कल को कोई केस ट्राइब्यूनल में जाए या कोर्ट में जाए, तो जब वो फाइल जाएगी वहाँ, तो जज के सामने ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर मिनिस्टर ने क्या कहा। हाँ। और ये सेक्रेटरी ने रिफ्यूज क्यों किया। फिर वो जजमेंट देगा हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। तो समिंग अप ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सुप्रीम है, अहम है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो करते तो फिर इट्स लाइक सेइंग देन व्हाई हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसको तो फॉलो करना है। हाँ। और वो भी लेटर में और स्पिरिट दोनों में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा डायलेमा होता है कि आपको लगता है कोई बात गलत है, आप बॉस से कहिए गिव मी इन राइटिंग। क्योंकि देखिए, ये तो मोबाइल फोन्स और ये सब एंड्रॉइड से सब नई चीज़ है। उस ज़माने में तो कोई रिकॉर्डिंग होती नहीं थी। अभी आप कैसे प्रूफ करेंगे कि मिनिस्टर ने गलत काम के लिए कहा, तो आपने कहा नहीं साहब मैं नहीं करता। तो इसलिए लिख के दीजिए। और तीसरी चीज़ है फिर उसमें जुडिशरी, कि एवरी सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स हमारी कंट्री में सबके लिए हैं। तो एवरी सिटीजन हैज़ द ऑप्शन कि वो जुडिशियल रिड्रेस ले। लकली मेरे केस में, मेरे करियर में मैं कभी भी कोर्ट नहीं गया किसी भी मामले में, क्योंकि होता ये था कि जब मैं मना कर देता था गलत काम के लिए, तो मेरा फ़ौरन तबादला हो जाता था। इसलिए मैं बच जाता था। और मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करके वहाँ से चला जाता था कि भाई मुझे इनके साथ काम नहीं करना। फिर होता यह है कि जब आपको सर्विस में वक्त गुजरता जाता है, तो आपका एक इमेज और रेप्यूटेशन बन जाता है। तो एक हमारे यहाँ, एक मैं आपको एक लाइटर वेन में बताऊं कि जब चन्ना रेड्डी साहब मरहूम पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, 1978 की बात है, तो एक हमारे IAS ऑफिसर थे, बहुत सीनियर, वो उनका रेपुटेशन था बहुत टफ है। तो चन्ना रेड्डी साहब किसी को मिनिस्टर नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था कि नहीं भाई इनको कैबिनेट में लेना है। तो उन्होंने बहुत रिलक्टेंटली वो साहब को ले लिया। अब लेने के बाद वो, जैसा चन्ना रेड्डी साहब को अप्रेंशन था, वो बहुत इंडिपेंडेंटली अपना काम करने लगे और असर्ट करने लगे, और वो CM की बात नहीं सुनते थे। तो फिर एक दिन CM ने उनको बुलाया और कहा कि भाई देखिए मिस्टर सो एंड सो, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ आप सुधर जाइए, नहीं तो एक
हमारे लेट ऑफिसर थे, मैं उनका नाम लेने में हेजिटेट नहीं करूँगा क्योंकि ही वॉज नोन फॉर बीइंग आउटस्टैंडिंगली ऑनेस्ट एंड वेरी टफ। उनका इंतकाल होके भी बहुत अरसा हो गया, मिस्टर KVS सूर्य नारायण। जी हाँ। उन्होंने कहा मैं सूर्य नारायण को तुम्हारे डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बना दूंगा। वाह वाह। तो मिनिस्टर ने कहा ऐसा सूर्य नारायण को मत बनाइए। उस वक्त तक, वाह। ये है 1978-79 की बात, उस वक्त तक भी सर्विस का इतना रुतबा था कि जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट था वो सेक्रेटरी था, हाँ। एंड मिनिस्टर भी उसको वो इज्जत देता था। तो फिर सुना यह, हम तो बहुत बच्चे थे सर्विस में, यंग बिल्कुल, सुना यह है कि वो मिनिस्टर साहब फिर सुधर गए वाह। और सूर्य नारायण साहब को पोस्ट करने की जरूरत नहीं नहीं पड़ी। पड़ी। वाह सर, ये जी। बड़ा बहुत इल्यूमिनेटिंग। जी। सर, तो अब हम चले, हमारे जो ऑडियंस है जिसमें काफ़ी सारे लड़के लड़कियां जो चाह रहे हैं कि आप जैसे बने, आप जैसा करियर अडॉप्ट करें, तो उनके लिए आपका पहला मशवरा कि वो कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें? देखिए, आजकल जो सिचुएशन है वो इतनी अनसर्टेन और अनप्रिडिक्टेबल है और इतनी वेलोसिटी से, इतनी जी। स्पीड से तब्दीलियां हो रही हैं कि उससे पेस रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो बुनियादी चंद उसूल हैं वो नहीं बदलते। हाँ। मतलब ये कितना ही चेंज हो जाए, इंसान तो इंसान रहेगा जी। और उसमें जो सारी कमियां और खूबियां होती हैं वो रहेंगी, उसका नेचर तो वो रहेगा। तो मैं ये कहूँगा कि सिविल सर्विस नहीं, पहली चीज़ ये, वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, जी। बता तेरी रजा क्या है। तो खुदी को बुलंद करना, जब आप खुदी की बुलंदी की कोशिश करेंगे तो आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी। अब वो क्वालिटीज़ क्या है? वो है सबसे पहले डिसिप्लिन। हाँ। अगर डिसिप्लिन नहीं है आप में तो फिर आप मतलब तैयारी किसी भी जॉब की, पोस्ट की, आपको मुश्किल होगी। दूसरी चीज़ यह है कि आपको एक फेटलिस्टिक, जैसे कहिए, फेथ होना चाहिए अपनी डेस्टिनी में कि मेरे ऊपर जो मालिक है वो है ना, सबका मालिक एक, ही कंट्रोल्स माई डेस्टिनी। तो मैं अपनी डेस्टिनी को फोर्स नहीं कर सकता कि आखिर मैंने 3 बार एग्जाम लिखा, मैं क्यों नहीं कामयाब हुआ। इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो 3 बार की प्रोसेस में जो आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ होगी, जो आपका नॉलेज बेस बनेगा, जो एक्सपीरियंस आप गैदर करेंगे, वो 101% आपको लाइफ में भी हेल्प करेगा, इंडिविजुअली और जॉब सिचुएशन में। अब आजकल जो माहौल है उसमें जो लोग सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, तो अलावा डिसिप्लिन के उनको ये देखना है कि भाई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाउ डू आई आउटस्कोर माय कॉम्पिटिटर। मैं तो किसी को राइवल नहीं मानता, वी आर कॉम्पिटिटर्स, सब लोग compete कर रहे हैं। तो आउटस्कोर अगर आपको करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा मानना यह है कि ब्रेन के जो आपके इंटेलेक्चुअल मसल्स हैं और जो फ्रंट कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन है, उसको आपको जितना आप एक्टिवेट करेंगे, जितना इस्तेमाल करेंगे, उतना आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। आपकी मेमोरी बेहतर होगी, आपका रिटेंटिव पावर बेहतर होगा और आपके चांसेस डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगे एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में। और आपको लिमिट नहीं करना अपने को कि सिर्फ मुझे फलानी सर्विस में जाना है। आपको ब्रॉड वो रखना है कि भाई ये अगर सर्विस नहीं मिली तो ठीक है, 1-2 अटेम्प्ट के बाद देन आई विल ट्राई फॉर दिस। वो जो आपने 2 साल सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन किया, दैट विल डेफिनेटली गिव यू मच। अब आप जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में हैं तेलंगाना के, तो शायद आप मुझसे इत्तेफाक रखें कि जो लोग आपके यहाँ सेलेक्ट होते हैं दे आर वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिविल सर्विसेज ऑफ यूपीएससी में नहीं आते, मगर आपके यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं। वो प्रिपरेशन उनको हेल्प करता है। सर, तो तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? व्हाट एज? देखिए, तैयारी शुरू करनी चाहिए आपको फ्रॉम द एज ऑफ 16-17। जी। तो आपको क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग अपनी, आप किसी अच्छे मेंटर्स नॉट मेंटर बट मेंटर्स से कांटेक्ट रखें, सीनियर लोगों से रखें। मैंने बहुत लोगों के मशवरे पे
पिछले साल टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर राइट स्टेप फॉरवर्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक अपनी वेबसाइट बनाई है। जी हाँ। उसका आइडिया ये था कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा, जैसे आप फरमा रहे हैं कि ख्वाजा साहब आपका एक्सपीरियंस है तो व्हाई डोंट यू शेयर इट विद यंग पीपल। जी। तो इसका आइडिया यही है कि पीपल कैन कनेक्ट विद मी ऑनलाइन। फिर ये जो किताब का आपने जिक्र किया है, जो हमारी दूसरी किताब है जो डॉक्टर शबलू खान के साथ मैंने को ऑथर की है। डॉक्टर शबलू खान एक यंग बहुत टैलेंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में आजकल हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस तुलजापुर कॉम्प्लेक्स में, कैंपस में। हम दोनों ने इस किताब का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप समझें व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन, सबसे इम्पोर्टेंट। फिर आप अपने को एसेस करके देखें कि ये एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और फिर कैसे मैं अपने को रिफाइन कर सकता हूँ। और फिर हमारी किताब में एक जो यूनिक एस्पेक्ट है कि हमने ये कोचिंग बुक नहीं है कि गाइड है कि कुंजी आपके पास है हाउ टू सॉल्व। यूपीएससी का मैंने अभी पढ़ा 2 दिन पहले कि इस साल पहली बार वो अपना सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं जिससे लोगों को आसानी हो। दे हैव रियलाइज कि कितना लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैंने एक बार शायद आप ही से सुना था कि 11 बार एग्जाम लिखने के बाद भी कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं। जी हाँ। तो हमने फोकस किया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पर्सनालिटी से के क्या पहलू हैं, कैसे डेवलप किया जाता है? आप बड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं डॉक्टर खान। देखिए इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये, जैसे अगर आप सिविल सर्विसेज या इन लाइफ इन जनरल की बात करें तो हमें सबसे पहले बिल्कुल इम्पार्शल होके अपने आप से गुफ्तगू करनी है, सेल्फ डायलॉग। कागज़ लीजिए, कलम लीजिए, उसमें बीच में एक लाइन डालिए, लेफ्ट साइड पे लिखिए माय स्ट्रेंथ्स, राइट साइड पे लिखिए माय वीकनेसेस। और फिर विजन मिशन फ्रेमवर्क, जिसको मैं बहुत एडवोकेट करता हूं और जो इस किताब के चैप्टर 6 और 7 दोनों में है। जी हाँ। उसमें 3 सवाल अपने आप से पूछिए। व्हाट यानी क्या, व्हाई यानी क्यों, और हाउ कैसे। ये सीक्वेंस होना चाहिए। अब आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिखिए, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स। फिर आप उसमें लिखिए ये मेरी स्ट्रेंथ्स जो हैं इसका बेसिस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई ये लिखता है कि मेरी स्ट्रेंथ ये, आई हैव एन एक्सीलेंट मेमोरी, तो वो एक्सीलेंट मेमोरी आपकी कैसे हुई? कुछ तो मतलब पैदाइशी हो सकती है, आपने डीएनए में इनहेरिट किया, बाय गॉड्स ग्रेस आप लकी हैं, लेकिन द रेस्ट ऑफ इट मस्ट बी थ्रू सम टेक्निक्स। और वो टेक्निक हर इंडिविजुअल की अपनी होती है, हम जनरल गाइडेंस दे सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए कि जब आपने व्हाट को एनालाइज कर लिया तो फिर आप जाइए व्हाई। तो उसमें मैंने आपको बताया कि क्या मेथोडोलॉजीज आपकी हैं, आपके जिसे इंग्लिश में कहते हैं एम्पिरिकल एक्सपीरियंस क्या है। और फिर आप जब वीकनेसेस में जाएं तो फिर ये देखिए कि जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं तो बहुत अच्छा, अब मेरी वीकनेसेस क्या है, व्हाट आर माय वीकनेसेस। फॉर एग्जांपल आई एम इनडिसिप्लिन्ड, फॉर एग्जांपल आई एम अनेबल टू रिमेंबर डेट्स, करेक्ट, या आई एम ईजली स्वेड बाय अदर्स। तो ये आपकी 3 आपने व्हाट में वीकनेसेस डिफाइन की। फिर व्हाई, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि एक तो आप अपनी इंडिविजुअल शख्सियत को नहीं डेवलप करते। तो वो आप जब नहीं करते, आपकी अपनी थिंकिंग नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हर चीज़ पिकअप करेंगे, आप स्टडी नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तो कैसे आपका एनालिटिकल पावर बढ़ेगा। फिर आप हाउ पे जाइए, हाउ डू आई इम्प्रूव। तो फिर आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। जैसे इस किताब में हमने टाइम टेबल दिया है, सजेस्ट किया है कि भाई 10 घंटे 8 घंटे से ज़्यादा आप मत पढ़िए। बल्कि हम तो कहते हैं 8 घंटे। लोग क्या बोलते हैं कि 15 घंटे पढ़िए, 14। अरे भाई कितने दिन आप सस्टेन कर सकते हैं। हमने कहा है अपनी सेहत का ख्याल रखिए, न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, फैमिली टाइज का ख्याल रखिए, सोशलाइज कीजिए और कोई क्रिएटिव हॉबीज रखिए। दिस इज द वे फॉरवर्ड। क्योंकि जब आप ये सब करेंगे तो आज जिस मुकाम पे आप हैं, 1 साल 2 साल में गॉड विलिंग आप उस मुकाम से बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे।
और वो आपके फिर रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। ये तो मैंने एक बहुत आपको जनरल Yes, बात yeah, कही है, yeah. लेकिन डिटेल में एक एक टॉपिक पे मैं तो बहुत टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। सो मैं चाह यही रहा था जी कि हमारे जो सामईन हैं उनको पता चले कि वो आपसे, आपकी किताब से, आपकी वेबसाइट से कैसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो आप लोगों ने देखा कि आपके पास एक वेबसाइट है जहां आप राजन ख्वाजा साहब से इनफरादी तौर पे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है ये समझना कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं। सर, ये जो आपने कहा ये एक छोटा सा टूल, ये इतना अहम टूल है जी जिससे लोग समझ सकें कि भाई मैं कर क्या सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या मुझे और करना चाहिए ऑब्स्टिकल कोर्स में। तो अब ये हमारे नौजवान जो हैं, वो खुसूसन जो MS की IAS एकेडमी में भी पढ़ रहे हैं, उन सबको यही फिक्र रहती कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे में वो सलाहियत है, या मुझे कौन सा ऐसा पहलू है जो मुझे और मुस्तनद करना है जिससे मैं एग्ज़ाम पास कर सकूं। तो आप सब लोगों के लिए ये एक बड़ा अच्छा तरीक़ा है कि आप इंडिविजुअल मेंटरशिप राजन ख्वाजा साहब से ले सकते हैं। सर, उसके बाद मैं आता हूँ कि जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है, इसमें ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 3 लेवल हैं। जी और उमूमन एग्ज़ाम 1 लेवल का, जैसे हमने देखा नीट 1 लेवल का एग्ज़ाम है, IIT में 2 होते हैं, यहाँ पे 3 लेवल है। तो सर, इसमें आपके हिसाब से सबसे मुश्किल मरहला कौन सा है? प्रीलिम, मेन और पर्सनालिटी टेस्ट? तो प्रीलिम ही है, प्रीलिम, क्योंकि उसमें लाखों लोग लिखते हैं। जी हाँ जब तक आप प्रीलिम में ना क्वालिफाई करें, आप मेन पे जा ही नहीं सकते। जी। और दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ऐसे कई कैंडिडेट्स को पर्सनली जानता हूं। एक चीज़ मैं उसका तस्करा कर दूं, आपने जब मेरा इंट्रोडक्शन किया तो मैं 4 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट प्रोफेसर भी रहा हूं। जी हाँ। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है। वो तजुर्बे के बिना पे डॉक्टर शबलू खान और मैंने किताब लिखी है। वो मेरे वहाँ कुलीग थे, वो भी पढ़ाते थे। मैं तो एडजंक्ट प्रोफेसर था, साल में 6 बार जाता था। वो तो खैर वहाँ परमानेंट थे, उन्होंने 7 साल वहाँ पढ़ा है। तो हमने जो ऑब्जर्व किया और जो हमने इंटरेक्ट किया बच्चों के साथ और बच्चियों के साथ, उसके बिना पे हमने ये किया। प्रीलिम्स जो है वो बहुत मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब अगर उसमें गलत आपका हो गया तो आपके नंबर गए, और कुछ चीज़ों में उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जी। तो आपके जो पॉजिटिव मार्क्स हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, और उसमें उमूमन आजकल कम से कम लोग 2 साल की तैयारी करते हैं। अच्छा उमूमन जी। क्योंकि जब तक वो आप क्लियर नहीं करेंगे आप मेंस पे जाएंगे नहीं। मेंस तो फिर बिल्कुल डिफरेंट एक चीज़ है। मेंस में तो आजकल 13 और 14 हज़ार के बीच में लोग ही लिखते हैं। हाँ सर। लेकिन वहाँ तो पिछले साल मेरे हिसाब से कोई 5.5-6 लाख लोगों ने लिखा। अब आप सोचिए कहाँ 5.5-6 लाख और कहाँ 14,000। और पर्सनैलिटी टेस्ट तो बिल्कुल आखिरी मंजिल है, वो तो आखिरी, उसके मार्क्स भी अब बहुत कम है। जी हाँ। तो मेन 70% मार्क्स तो आपके मेंस के हो जाते हैं, और प्रीलिम्स इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम। जी हाँ। उसमें कोई हायरार्की नहीं है। उसमें जो बेस्ट जितने लोगों को उनको साल शॉर्टलिस्ट करना है, जो फर्स्ट 100 हो, 1000 हो, लाख हो, जी हाँ, वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बट दैट इज द टफेस्ट। सर, जब कोई नौजवान लड़की या लड़का इस फील्ड में दाखिल होता है या होती है, तो एक जो बड़ा सवाल उनको सताता है वो ये कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लेके प्रिपेयर करूं। जी। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, और तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की बातें, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, उर्दू लिटरेचर, तेलुगु। तो क्या 2 सवाल हैं इसमें। एक कि क्या ये हमारे नौजवान आपसे जब राब्ता कायम करें तो क्या उनको ये उम्मीद हम दे सकते हैं कि आपसे वो डिस्कस करके अपना सब्जेक्ट तय करें। दूसरे ये कि एक ब्रीफ, हालांकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ब्रीफली कि ये कैसे कोई तय करे कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले। ये बात पे स्पेसिफिकली हमने
स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चैप्टर 2 में, जी हाँ, अपनी किताब में इसका हमने काफ़ी क्लैरिटी में और डिटेल में लिखा है। इसका ग्राउंड रूल ये होना चाहिए कि आप पहले तो एग्ज़ाम का नेचर समझे, ये हाँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जी हाँ, ये एकेडमिक एक्सेलेंस एग्ज़ाम नहीं है। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि एक नंबर पे 10 कैंडिडेट भी आ जाते हैं, फिर वहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट टिल्ट कर देता है, जी हाँ, क्योंकि एक नंबर पे जब 10 कैंडिडेट्स हैं तो उसमें से फिर 9 रिजेक्ट होने और 1 सेलेक्ट होना, तो जिसके हाईएस्ट नंबर वहाँ है वो फिर आगे निकल गया। इसमें आगे निकल गया। तो इसमें हमने ये सजेस्ट किया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को एनालाइज करें और वो सब्जेक्ट्स की तरफ तवज्जो दें जिसमें कॉम्पिटिटिव माहौल में आप स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लिटरेचर के जो पेपर्स हैं वो बहुत स्कोरिंग माने जाते हैं। अरबिक लिटरेचर आप ले लें, संस्कृत ले लें, ये लिटरेचर या लैंग्वेजेस। अच्छा, दूसरा एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, जी, क्योंकि इसमें काफ़ी क्लियर कट आप रिप्लाईज दे सकते हैं। सबसे जो मतलब ये कि चैलेंजिंग है वो हिस्ट्री हो गई हिस्ट्री है। है, जी हाँ, अब हिस्ट्री में इतने कॉन्ट्रोडिक्टरी और कंट्रोवर्शियल इंटरप्रिटेशन आ गए हैं कि आपने कोई एक इंटरप्रिटेशन लिखा, फॉर एग्जांपल प्लीज एलैबोरेट ऑन अकबर्स दीन इलाही, सही, ये सवाल आपका मेन एग्जाम में है। अब आपका एक व्यू पॉइंट है जो आप समझते हैं सही है, आपने लिख दिया। हाँ, जो क्वेश्चन पेपर को मार्क कर रहा है उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, बिल्कुल, उसने आपको उसमें 0 दे दिया कि ये क्या लिख दिया, दीन इलाही। तो ये बड़ा रिस्क है हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में, लेकिन सोशियोलॉजी में कम है। पॉलिटिकल साइंस इन बिटवीन में कहूँगा, एंथ्रोपोलॉजी में कम है। तो जो फैक्ट फिगर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, जो फैक्चुअल हैं, उसमें द स्कोप फॉर कंट्रोवर्सी इज मच लेस, उसमें ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। फिर जो मैथमेटिकली इंक्लाइंड लोग हैं तो 90-95 निकाल लेते हैं स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स में। तो ये साइंस के लोग बहुत सेलेक्ट होते हैं, फाइनली इंजीनियर्स बहुत सेलेक्ट होते हैं। तो ये जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रिसिशन है, जहाँ फैक्ट्स में कोई ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, H2O इस फलाना तो फलाना, वो पेपर ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हर इंडिविजुअल को अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करना है। अगर आपकी उसमें स्ट्रेंथ नहीं है और वो बहुत स्कोरिंग पेपर है, तब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करके फिर बार बार एग्जाम लिख के यू शुड नॉट। दिस इज वेयर मेंटरिंग, एडवाइस, एक्सपीरियंस, लीडरशिप, दीज थिंग्स काउंट। क्योंकि आप तो 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, 22-23। अब आप ऐसे किसी टीचर या ट्यूटर या किसी सीनियर के पास जाएं जो इन सब चीज़ों से वो गुजर चुका है, तो ही कैन गिव यू बेटर एडवाइस। जी जी सर, एक पेपर जो बड़ा मुश्किल पेपर समझा जाता है, वो आपने उसके बारे में बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं आपसे पूछ लूँ। ये जो CSAT वाला पेपर है जी, ये क्या, इसमें किस चीज़ को टेस्ट करते हैं और इसकी तैयारी कैसे की जाए? देखिए, मैं भी इसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं रखता। ये इनफैक्ट मेरे को ऑथर जो हैं, जी हाँ, ये वो यंग हैं, वो मुझसे माशाल्लाह 34-35 साल के हैं, उम्र में मेरे आधे हैं। लेकिन जब हम लोग एक किताब को लिख रहे थे तो मैंने भी उनसे यही कहा। फिर उन्होंने मुझे समझाया तो मैंने कहा भाई मेरे इतना समझ में नहीं आ रहा, ये आप लिखिए। लेकिन मैं बेसिक चीज़ बताऊं, देखिए ये पेपर जो है ये आपकी प्रिसाइसली इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्सेस को टेस्ट करता है। इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्सेस। अब अगर आपका माइंड डेवलप नहीं है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हैं, आपने रट्टोफिकेशन जिसे कहते हैं किया है, आपके माइंड में कंसेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है, तो आपको मुश्किल होगी उसमें। इसी तरीके से एक और पेपर है जिसमें लोग बड़ा आजकल गोल हो जाते हैं, एथिक्स का। हाँ सर, बिल्कुल। वो उसमें इतने मुश्किल सवाल देते हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, किधर जाऊं। तो अब एक पर्सपेक्टिव से वो कहते हैं ये सही है, दूसरे से कहते हैं तो गलत है। तो यहाँ पे आपकी खान साहब जो मैंने अर्ज किया, इंटेलेक्चुअल मसल्स कितने स्ट्रांग हैं। और एआई के कंटेक्स्ट में मैं यहाँ लिंक करके आपको बता दूं, ये मेरा कहना नहीं है, ये आजकल जो न्यूरो ब्रेन सर्जरी वाले लोग हैं और क्वांटम न्यूरोलॉजी वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि जैसे जैसे एआई बढ़ेगी, सिर्फ वो लोग ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे जो मशीन को हरा पाएंगे,
और मशीन को हराने के लिए, वाह। मशीन जो है वो तो एल्गोरिथम पे काम करती है, हाँ वो डेटा बेस्ड है, उसके अंदर डेटा है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज और विजडम नहीं है। नहीं, नॉलेज और विजडम तो इंसान में है। तो नॉलेज और विजडम अक्वायर करने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, और अच्छी किताबें, ऐसी किताबें जो आपके माइंड को स्टिमुलेट करें। तो दैट इज इन माय व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। CSAT हो जी। या एथिक्स का पेपर हो, ये दोनों में बहुत लोग मार्क्स लूज करते हैं, जी हाँ, बहुत। एंड मैंने वो पेपर देखे हैं 1-2, मुझे मुश्किल होगी उसमें पास करना। अब जी हाँ, हाँ, 50 साल पहले शायद। होता तो एक दूसरी बात है, उम्र के साथ साथ हर चीज एज करती है, हाँ, लेकिन इट्स रियली अ वेरी सीरियस चैलेंज। एंड आई नो, आई रिमेंबर शबलू खान टेलिंग मी, जब मैं जाता था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, सर इसमें बहुत लोग गोल हो जाते हैं। अच्छा अच्छा सर, तो ये जो आपने समझाया, यह वाकई एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू था एग्ज़ाम का, करियर का, आपका और एग्ज़ाम का, जो 3 पहलू हम डिस्कस करना चाह रहे थे। तो हमारे सामीन से मैं ये कहना चाहूँ कि आपने देखा होगा कि इस सारे एपिसोड में हमने आपको ये बताया कि एक अच्छा ऑफिसर कौन होता है, अच्छे सिविल सर्वेंट की क्या एट्रीब्यूट्स होती हैं, क्यों आपको सिविल सर्वेंट बनना चाहिए, और फाइनली कि आप सिविल सर्वेंट बनेंगे कैसे। इसमें आप लोगों ने नोट किया होगा कि ख्वाजा साहब ने कहा कि 16-17 साल की उम्र से आपको सीरियसली तैयारी करनी पड़ती है, मुश्किल एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसी को नज़र में रखते हुए तैयारी करनी चाहिए आपको। लेकिन ये एक ऐसा ओहदा है जिससे आप खुद को आला बुलंद कर सकते हैं, मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, कौम की खिदमत कर सकते हैं। शायद इससे अच्छा पेशा, शायद इससे अच्छा करियर हमारे मुल्क में तो नहीं मिलेगा आपको। और फिर हमने ये बताया कि आपको मेंटरशिप की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो MS एकेडमी में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आपको जो भी इंडिविजुअल सवाल होंगे, जो आपको इंडिविजुअल मेंटर और गाइड से पूछना होगा, ये आप ज़रूर ऑनलाइन जाके ख्वाजा साहब की साइट पे रजिस्टर होके कर सकते हैं। ये जो किताब है इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस किताब में सारे चैप्टर हर मरहले के बारे में बड़ी डीप डाइव में समझाते हैं। तो मैं इस सारे कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर क्लास के लिए राजन हजवी ख्वाजा साहब का बहुत मशकूर हूँ। जिस सादगी से, जिस अंदाज से, जैसे सीधे सीधे सर ने हमें समझाया कि हर मरहले पे क्या करना चाहिए और क्या ज़रूरत होती है, ये शायद आप लोगों को के दिल को भी लगा होगा। मुझे तो बड़ी क्लैरिटी मिली, और आप सब लोगों से मैं अब विदा चाहता हूँ। सर को एक और बार मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करते हुए, सर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब, आपकी ज़र्रा नवाजी और इज़्ज़त अफजाई के लिए मैं तो अपने को नाचीज़ ही समझता हूँ। और मैं जाते जाते एक बहुत ही आसान सा आशार है जी सर, जो कि कोई भी यंग आदमी जो अपनी ज़िंदगी में तैयारी कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन अपने को बेहतर बनाने के लिए, मगर ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव उसके लिए, वो अर्ज़ करता हूँ और फिर इजाज़त देता हूँ। जी सर। और आशार ये है, भीगे हुए परों से वाह, परवास करके देख, वाह, भीगे हुए परों से परवास करके देख, वाह, अंजाम अच्छा होगा आगाज करके देख। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तालीम जो सिर्फ दिमाग ही नहीं, दिल भी बदल दे। MS, where education meets तरबियत।